गुज़श्ता किस्त का खुलासा, इन तीनों का कहका गूंज उठा। फिर इन्होंने तोंसा झील पर फरिया की सालगिरह मनाई और बहुत ही मज़ा आया। शाम को वो थक-हार कर घर लौट आए, लेकिन सबने बहुत इंजॉय किया था। इन चारों की शरीर टोली जिस जगह मौजूद हो, वहाँ उदासी का नाम नहीं रहता था। इनके दम से ही इन दोनों घरों की रौनक थी। किस्त नंबर 18। अलमास ने अपना सुकून भी बर्बाद किया हुआ था और शौहर का भी और ससुराल वालों का भी। वो खुलकर तो सामने नहीं आई थी, पसे पर्दा यास्मीन को जानिया के खिलाफ हर वक्त वो ही भड़काती थी। वो भतीजी की मोहब्बत में सब भूल जाती थी और वो ही अपनी हमदर्द नज़र आती थी। जानिया की डीएनसी पर वो बहुत खुश हुई थी, लेकिन ये भूल गई थी कि खुदा की लाठी भी आवाज़ है, वो भी इस हाल से गुजर रही है जिससे जानिया गुजर रही थी। वो इसी की गोद खाली हो जाने पर बड़ी मगरूर सी होकर अपने आने वाले बच्चे को चश्म तसव्वुर से देखती तो इसकी गर्दन फ़ख्र से तन जाती, मगर अल्लाह को इसका ये मगरूर अंदाज पसंद नहीं आया था। इसके घर में देर थी, अंधेर नहीं। इसका पाँव फिसला और इसकी हालत बिगड़ गई। हॉस्पिटल तक ले जाने से पहले इसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही चला गया। इसकी गोद खाली हुई थी और इस दौरान में कुछ ऐसी पेचीदगियाँ पैदा हो गई थी कि डॉक्टर ने कुछ अर्सा बच्चे की ख्वाहिश से मना किया था, वरना इसकी जान जा सकती थी। जब इसे मालूम हुआ था तो वो बहुत तड़पी थी, मगर अब क्या हो सकता था। राजपूत हाउस में मौत वाक़या हुई थी। इनका वारिस दुनिया में आने से पहले ही गहरी नींद सो गया था। सोगवारी की फ़िज़ा कायम हो गई थी। जब जानिया को मालूम हुआ तो इसको दिली सदमा पहुंचा। वो जानती थी एक माँ का दुख, इसकी तकलीफ़। वो खुद भी तो इन हालात से गुजरी थी। अलमास ने बेशक इसको कुछ भी कहा था, लेकिन इसने कभी अलमास के बारे में बुरा सोचा था, ना बुरा बद्दुआ दी थी। और इस नन्हे मासूम से इससे क्या प्रकाश हो सकती थी। इसने तो कभी अपने बराबर के लोगों के लिए बुरा नहीं सोचा था। इसने राजपूत हाउस फ़ोन करके इसे इज़हार अफ़सोस भी किया था। फ़ोन करने के बाद वो भी रो दी थी। राजपूत हाउस में बहुत दिनों तक सोमवारी की फ़िज़ा कायम रही थी। हंसना भूल गए थे सब, और अलमास तो बहुत दिनों तक खोई खोई सी रहती थी या फिर रोने लगती थी। त्यारे के कप्तान ने ऐलान किया था कि वह चंद मिनटों में लैंड करने वाला है, और कुछ देर बाद जहाज़ ने एक हल्के से दचके के साथ ज़मीन को छू लिया। जुगनू को रिसीव करने इसके दोस्त आए हुए थे। हर तरफ से मुबारकबाद का शोर था। खुश आमदीद खुश आमदीद की आवाज़ें, बहुत से नाम इस शोर में वो सुन नहीं पाई थी। एयरपोर्ट से 25 मील दूर पहले वो लोग असद और शाहाना के घर पहुँचे। शाहाना पोरच में थी। मोटा सा कद, भरे भरे जिस्म की चौकस खातून। वो जुगनू को देखते ही अटलाकर बोली, मेरा गिफ्ट निकालो। कैसा गिफ्ट? जुगनू ने कहा। कैसा गिफ्ट? शाहाना अटलाई। शादी करके आए हो तो मुझे तोहफा भी नहीं दोगे क्या? भाभी यूं ही बना रखा है क्या? सब कुछ तुम्हारा ही है भाभी, जुगनू ने कहा और जेब से नोटों की गड्डी निकालकर शाहाना के हाथ पर रख दी। शाहाना ने नोटों की गड्डी हाथ में पकड़ते हुए जुगनू को देखा और फिर हंसकर बोली, क्यों मजाक करते हो? मजाक नहीं भाभी, जुगनू हंसकर बोला, आपके लिए हैं, अपनी पसंद से जो लेना चाहो ले लो। सो स्वीट ऑफ यू। शाहाना ने हंसकर रुपये जुगनू की जेब में डाल दिए और इसकी बाजू पकड़कर बोली, चलो अंदर चलो, अपनी देवरानी से नहीं मिलेंगे। जुगनू ने जानिया की मौजूदगी का एहसास दिलाया। सॉरी, भूल गई, तुम्हें इतने दिनों बाद देखा है ना, याद ही नहीं रहा। वो हंसकर बोली, ये याद था कि देवर शादी करके आया है, गिफ्ट लेना है, लेकिन ये भूल गई कि शादी के बाद एक फ़र्द का इजाफा हो जाता है, और वो है आपकी देवरानी। जुगनू की बात पर इसने सिर्फ हंसने पर इत्तफा किया था और फिर जानिया के गले से लग गई थी। बहुत प्यारी है ये, कांच की गुड़िया जैसी। इसका बहुत बहुत ख्याल रखना, वरना ज़रा सी ठेस से टूट जाएगी। और तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें इतनी प्यारी नाजुक सी लड़की का साथ मिला। सच में जुगनू को कोहिनूर हीरा तलाश किया है, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी पसंद की। इसने दिल से तारीफ़ की थी इस नाजुक से सरापे की। ज़रा भी मुबालगा आराई से काम नहीं लिया था। आपका देवर भी किसी से कम है क्या? जल गए हो ना? वो मुस्कुराई। तुम हीरा हो और जानिया कोहिनूर हीरा है। शाहाना ने जानिया की तारीफ में ज़मीन आसमान एक कर दिया था। वो अभी तक किसी बात में नहीं बोली थी। वो इस मंजर का मरकज़ नहीं, सिर्फ तमाशाई थी। वो इन्हें लिए ड्राइंग रूम में आ गई। क्या ये कुछ बोलती नहीं है? शाहाना ने पूछा। बहुत बोलती है, बस आपसे ज़रा सा शर्मा रही है। क्यों भाई, हमसे कैसी अजनबियत?
जबकि हमने तो अब इकट्ठा ही रहना है। जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही आप लोग आपस में बातें कर रहे थे तो मैं क्या बोलती। जानिया ने मासूमियत से कहा। हाय, सदके जाऊं तुम्हारी मासूमियत के, खूब गुजरेगी जानिया के साथ। शाहाना ने स्क्रीन की चोरी को छूते हुए कहा और फिर शाहाना ने मेज़ पर ढेर का ढेर खाना सजा दिया। जानिया खामोशी से सब कुछ देख रही थी। उन्होंने खाना बहुत अच्छे माहौल में खाया। जानिया भी काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी खुद को। जब खाने के बाद वो जाने के लिए उठ खड़े हुए तो असद लौट आया था। सॉरी यार, तुम्हें ड्रॉप करके फ़ौरन वापस जाना पड़ा, बस एक ज़रूरी काम था। और जहाँ कहाँ रहे हो, हवा भी है से बैठो। असद ने माजरत करते हुए से कहा। नहीं यार, फिर सही, घर पहुंचकर वहाँ भी सेटिंग करनी है और फिर मुलाकात तो रहेगी ही। चलो, जैसे तुम मुनासिब समझो। जानिया को आज मेरे पास छोड़ जाओ। जानिया दिल में कुछ घबरा सी गई थी। एक तो यूं ही परदेश में आई थी और फिर जुगनू से अलग। इसने जुगनू के चेहरे की तरफ देखा। क्यों देख रही हो इसे, वो तो खुद छोड़ने वाला नहीं है तुम्हें। देखा, मेरा कहना ही इसे हैरत में डाल गया। हाँ तो ठीक है ना भाभी, 4 माह हो गए हैं हमारी शादी को, मगर एक दिन के लिए हम अलग नहीं हुए तो ये बहुत मुश्किल है। हम साथ ही रहेंगे, आप चाहें तो दोनों को रख सकती हैं। जुगनू के लहजे में शरारत थी। अल्लाह ताला तुम दोनों को हमेशा एक साथ ही रखे। कोई बात नहीं, मुझे साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। जम जम रहो, ये भी तुम्हारा ही घर है। बस मैं तो जानिया से ढेर सारी बातें करना चाहती थी, बहुत सारी बातें। यहाँ मॉल के बारे में समझाना चाहती थी, लेकिन खैर, तुम मुझसे बेहतर जानते हो, समझा दोगे सब। जी, जो आपका हुक्म। अच्छा, ये बताओ, तुम शादी से पहले डेटिंग पे जाते थे? नहीं, शाहाना ने ताज्जुब से आंखें फैलाई। जुगनू के मुख्तसर जवाब ने इसे हैरत में डाल दिया था। सच जानिया जी, तुम तो कहते थे शादी से पहले खूब ठूंक बजा कर देखूंगा। जुगनू के पास आकर खड़ा हो गया था, फिर बोला। यहाँ की बातें और थीं, वहाँ तो उसे देखा और रीझ गया होना। तुम और तुम्हारा रीझना, तुमने खीर तो खाई ही नहीं, इतनी मोहब्बत से बनाई है और आज ऑफिस से छुट्टी करके तुम्हारे लिए खाना बनाया है। बस पेट भर गया है, मज़ीद नहीं। जानिया को भी मज़े मज़े के खाने सिखा दूंगी। जानिया को तो बहुत मज़े मज़े के खाने बनाने आते हैं। जुगनू ने जानिया की शानों को अपने सार में लेते हुए कहा। जानिया शर्म से दोरी हुई जा रही थी, लेकिन वो खुद को अलग नहीं कर सकी। तो फिर आज की रात यहीं रह जाओ, शाहना पास आकर बोली। आज की रात तो अपने घर में गुजारने दो भाभी, जानिया भी थकी हुई है। ये लो चाबी। शाहना ने चाबी जुगनू के सामने हिलाते हुए कहा और फिर वो अपने घर चले आए थे। अपना घर, जानिया की यकीन नहीं आ रहा था। इतना बड़ा अपना घर, बहुत बड़ा किचन, बड़े बड़े कमरे और बाथरूम, सामने दरवाजे पर फूलदार नक्काशी, अंदर कॉरिडोर, ड्राइंग रूम, खाने का कमरा, सब जगह वॉल टू वॉल कालीन बिछा हुआ और फिर फानूस। कैसा लगा अपना घर? जुगनू ने पूछा। बहुत अच्छा। इसे जुगनू का अपना कहना बहुत अच्छा लगा था। बहुत मसरत हो रही थी इसको। वो बेड के किनारे बैठ गई। इसने सोचा, जितना बड़ा कमरा यहाँ इसका था, मेके में इसका जो कमरा था वो इसमें समा जाए। सामने टीवी रखा हुआ था। कमरे के बाहर बालकनी थी, इसमें फूलों की बेल फैली हुई थी। वो गाड़ी इन लोगों की थी? जानिया ने पूछा। किसकी? जुगनू ने सवाल किया। वही जो लोग एयरपोर्ट से लाए थे। नहीं, जुगनू हंसकर बोला। पगली, वो अपनी ही गाड़ी है, तुम्हारी और मेरी, अभी खरीदी है और मैंने गाड़ी और घर पर दिल खोल कर खर्च किया है। मैंने कहा था ना कि तुम्हें रानी बना कर रखूँगा। जुगनू ने टाई ढीली करते हुए कहा। ये सब तुम्हारा है जानिया, अब ये सब संभालो। मुझे तो कुछ नहीं आता, कैसे होगा ये सब कुछ? परेशान क्यों होती हो, मैं सिखाऊंगा तुम्हें सब। जानिया की घबराहट फिर भी कम ना हुई। कितने नए नए लोग, नई नई चीज़ें, नया माहौल, नए ख्यालात थे। मुझसे नहीं हो पाएगा। इसे सब कुछ आता था, मगर कभी घर में नहीं संभाला था। मेहमानियों ने इसे फूलों की तरह पाला था। इसे किसी जिम्मेदारी का बोझ उठाने ही नहीं दिया था, तो अब एकदम से इसके शानों पर सारा बोझ आ गया था। जानिया, मेरी चंदा। जुगनू ने इसके शाने पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला। मैं ये नहीं सुनना चाहता, बस कुछ मुमकिन है और फिर हम खुद मिलकर सब कुछ मुमकिन कर लेंगे। हम तुम मिलकर सितारों को भी छू सकते हैं। दुनिया जलेगी और हम इसको जलाएंगे, समझ गई हो चंदा? मगर क्यों जलाएं, कैसे जलाएंगे?
ये बात मैं समझूंगी, अभी नहीं। बस मैं नंबर 1 रहना चाहता हूँ हमेशा। घर, गाड़ी, हर शय बेहतरीन, सबसे आला। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जानिया ने यह बात ज़हन-नशीन कर ली थी कि वो भी संभाला बनकर रहेगी। जुगनू की हर ख्वाहिश का एहतराम करेगी, सब कुछ संभाल लेगी, सीख लेगी। जुगनू लेटा हुआ था, जानिया पास बैठी थी। जुगनू नींद गुनूदगी में था, इसकी आंखें बंद हो जा रही थी। इसी कैफियत में इसने जानिया को पुकारा, आ जाओ, सो जाओ अब तुम भी, रात बहुत गहरी हो रही है। आओ मेरे सीने पर सर रख कर लेट जाओ, आओ सो जाएं। जुगनू ने हाथ बढ़ाकर जानिया का हाथ पकड़ा था। जानिया ने जुगनू का हाथ थामते हुए पाँव ऊपर किए थे और सरकते हुए बेड के बाएं जानिब आकर बैठ गई थी। आओ सो जाओ। जुगनू ने अपने कुशादा सीने की तरफ इशारा किया था और फिर जानिया ने कुछ भी बोले बगैर दुपट्टा साइड पर रखा। इसने जुगनू के लबों को बोसा दिया और फिर इसके सीने पर सर रखकर लेट गई और जुगनू ने जानिया को अपनी सार में ले लिया था और अगले चंद लम्हों में वो नींद की वादियों में उतर गए थे। जानिया जानती थी कि सब कुछ बिना है। ससुराल की ज़िंदगी अब बेफिक्री का दौर रुखसत हो गया था। अब इसे घर संभालना है। ज़िंदगी एक अंदाज़े में ढली गई थी, लेकिन बहुत दिलचस्प और दिलकश। जुगनू ने जगह जगह इसकी मदद की थी। वो अपने ढेरों चीज़ें बिखराई बैठी थी। जुगनू से निगाह मिलने पर कुछ अजनबी एहसासात और नामालूम जज्बों से इसका दिल हुमक उठा। इसे जुगनू की पेशानी से लेकर पाँव के अंगूठे तक अच्छा लगता था। नानो कहती थी, जैसे जानिया के अल्लाह ताला ने दिन फेरे हैं, ऐसे अल्लाह हर लड़की के दिन फेरे। कहाँ छुपा था ये रूप, ये निखार, अब तक किसी ने बताया ही नहीं, मगर ये तो जुगनू की देन है। इसका दिल जुगनू के लिए जज्बों से उमक रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि जुगनू के पैरों पर सर रखकर इसके कदमों को चूम ले। जुगनू का दिल आजकल ऑफिस के काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो जल्दी घर लौट आता था और जानिया को कुछ ना करने देता। शाम की चाय का वक्त निकल जाता, रात हो जाती, लेकिन वो जानिया में खोया रहता, कभी थका ही नहीं था। जानिया के चेहरे पर कौसो-कज़ा के रंग बिखरे जाते। वो सोचती, ये होता है प्यार, शौहर का साथ और उसका लम्स। जानिया को अब किसी की याद नहीं आती थी। जुगनू था और वो थी। 5 बेडरूम का घर, हर वीकेंड पर नए नए दोस्तों के साथ पार्टीज, हर फंक्शन में मिसिस जुगनू मधु होती रही। हर सुबह जुगनू मशवरा देता था कि आज कौन सा ड्रेस जेबतन किया जाए और किस तरह से इसे तैयार होकर जाना है। वह दोनों ममानियों को फ़ोन करके यहाँ के माहौल और चीज़ों के बारे में बताती रहती थी। जुगनू ने घर नहीं, जन्नत का एक टुकड़ा अता कर दिया है मुझे। बस क्या कहूँ, एक पल भी नज़रों से ओझल नहीं होने देता। अपने घर की लगन देखभाल क्या होती है, ये सब जुगनू ने मुझे सिखाया है। मुझे घर चलाना क्या मुझसे कम नहीं लगता था, लेकिन जुगनू ने सिखाया कि घर की जिम्मेदारी कैसे उठाई जाती है। वो हंसकर से दुआएं देने लगती। नानो हमेशा से कहती थी, तुम्हारा क्या होगा लड़की, तुम्हें दुनियादारी नहीं आती, आदमी की पहचान नहीं, हर किसी पर आंखें बंद करके भरोसा कर लेती है, कैसे गुजारोगे ज़िंदगी। मोमानियों ने तुम्हें एक धेले का नहीं छोड़ा, लेकिन अब नानो जुगनू का जितना भी एहसानमंद होती काम था और अब इसे सब कुछ आ गया था। वो किसी माहिर खातून खाना की तरह घर संभाले हुए थी। वो सारा वक्त अपने घर को संभालने, सजाने, संवारने में गुजारती थी। सुबह सवेरे ही हर शय की झाड़ पोंछ, सफाई धुलाई शुरू कर देती। जब तक जुगनू सोकर उठता, वो घर के कामों से फारिग हो चुकी होती। जुगनू को घर में सलीका तरबियत दोनों ही पसंद थी। वो नहाकर कभी तौलिया बेड या सोफे पर नहीं फेंकता था, बल्कि तौलिया स्टैंड पर लटकाता और मैले कपड़े वॉशिंग मशीन के पास रखी बड़ी सी बास्केट में रख देता। वो जुगनू के ऑफिस से वापस आने पर घर के कामों से फारिग होकर नहा धोकर हल्का सा मेकअप करके इसका इंतज़ार करती थी। जब वो घर में दाखिल होता तो एक मखसूस मुस्कुराहट से इसका इस्तकबाल करती। वो भी आगे बढ़कर इसकी पेशानी और लबों को चूम लेता तो इसकी दिन भर की सारी थकान दूर हो जाती। जुगनू फ्रेश होकर बाहर निकलता तो जानिया चाय के ट्रे लिए इंतज़ार में बैठी होती। चाय के दौरान दोनों दिन भर की रुदात एक दूसरे को सुनाते। जानिया किचन में आ जाती और टीवी देखने लग जाता। जानिया खाना गर्म करके ले आती तो दोनों खाना खाते, एक ही खुशगवार खामोशी में। सब कुछ साफ सुथरा निखरा निखरा होता था। वो लगी बंदी रूटीन में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। कभी वह बाहर भी ले जाता, वो जानिया की हर फरमाइश पूरी करता था। जानिया के घर के एक कमरे में मुख्तलिफ अशिया का ढेर लगना शुरू हो गया था, जो जानिया को अपनी वो अलमारी याद आती जो मामू ने इसकी फरमाइश पर ला कर दी थी। कभी कभार इस रोज़मर्रा के मामूल में ज़रा तब्दीली होती तो फ़ोन आ जाता, जानिया आज किसी मीटिंग में ऑफिस के काम में मसरूफ़ हूँ, वापसी में देर हो जाएगी। वो घुटने भी लग सकते हैं और घंटे भी लग सकते हैं और ज़्यादा भी। तुम परेशान ना होना, फारिग होते ही दौड़ आऊँगा।
तब जानिया तनहा रह जाती, खाना ठंडा होने लगता। फिर भी जब तक जुगनू की वापसी न होती वो भूखी प्यासी मुंतज़िर रहती। जुगनू के दोस्तों की बीवियाँ इसकी दोस्त बन गई थीं। वो जहाँ भी जाती सब इकट्ठी होकर जाती, लेकिन जब वो शॉपिंग कर जानिया को कहती तो इनकार कर देती, क्योंकि इसे जुगनू के बगैर कुछ भी खरीदना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन इनकी ज़ुबानी इसे बहुत सी बातें मालूम हो गई थीं और इसे ये भी मालूम हुआ था कि शाज़िया किस बहाने में जुगनू पर मरती थी और इसे अपने जाल में फंसाने की ट्राई भी की थी, मगर वो नाकाम रही थी। जुगनू उसके हाथ चलने वाला नहीं था। हर मर्तबा गेट टुगेदर में तरह तरह की बातें सुनने को मिलती थी। अरशद फिर नई लड़की फांस लाया है, इसकी बीवी बहुत सख्त मिजाज की है। इतना बड़ा घर, मियाँ और बच्चे छोड़कर अपने बच्चों के साथ फरार हो गई। अरे अब तो हमारे पाकिस्तान में भी यही सो होने लगा है। तुम ठीक कह रही हो, हमारे मुल्क में भी यही कुछ हो रहा है, शाज़िया बोली। मैं कहती हूँ अरशद की बीवी को सोचा क्या, रानों ने भी हिस्सा लिया। पुरअसाई ज़िंदगी चाहने वाला शौहर और बच्चे होने के बाद भी तो औरत अपनी ज़िंदगी में खला महसूस कर सकती है, शाहना ने कहा। सब ने इसकी तरफ मुड़कर देखा। हाँ, इंतहा तो हमेशा हो सकती है, लेकिन पुराने मर्द के साथ दांत ऐशो इशरत ये तो शराफत नहीं, रिदा बोली। तो अब हर रात नींद की गोली खाकर सोना भी तो मुनासिब नहीं, शाहाना रिदा की तरफ देखकर बोली। गोली से खुद को ही नुकसान होता है, दूसरों की बीवी पर तो नहीं गुजरती। अपने खुदगर्ज मोहब्बत के लिए दूसरों की या किसी मासूम की ज़िंदगी से क्यों खेला जाए। रिदा ने सख्त लहजे में तेज़ी से जवाब दिया, ये तो इन मियाँ बीवी के बाहमी समझौते की बात है। एक मर्द भी बीवी के बावजूद दूसरों बीवी में दिलचस्पी ले सकता है और बीवी भी। शाहाना पीछे हटने वाली नहीं थी, पर यह गलत है या नहीं। सभी औरतें अपनी अपनी राय देने की तैयारी में थी, एक दूसरे की बात काटती हुई कोई किसी की ना सुनती। सिर्फ जानिया की खामोशी सबका जवाब था। इसे कुछ कहना भी नहीं था, जैसे सब कुछ इसे बगैर छुए निकल जाता। वो टी पिंक पीर शिफॉन का सूट और उसकी मैचिंग शर्ट का कंगन पहने हाथ में धीरे धीरे घुमाती रहती थी। जुगनू से कहता था कि 2-3 रोज़ का खाना फ्रीज़र कर दिया करो, लेकिन वो नहीं मानती थी। मेरा क्या फ़ायदा यहाँ आने का आपको जब खाना फ्रीज़ ही करना है। जुगनू हर वो चीज़ बहुत शौक से खाता था जो जानिया बनाती थी। मछली और चिकन तक, टिक्का, सेक कबाब तो इसे जानिया के अलावा किसी के हाथ के पसंद ही नहीं थे। हर वीकेंड पर रात के तक हल्ला गुल्ला चलता था। ऐसे में मेहंदी हसन, जगजीत सिंह और गुलाम अली की गज़लें सुनी जाती। हम तो हैं में परदेस में निकला होगा चांद। इतने लोगों के दरमियान जुगनू और जानिया को गोल्डन कपल पुकारे जाते। जुगनू में बेपनाह सलाहियतें थीं, लेकिन जानिया ने कभी गुरूर नहीं किया था। इस कदर परे होने के बावजूद भी एक शर्मीली मुस्कुराहट से सबका खैर मकदम करती। लोग इसकी दिल की मुस्कुराहट को बहुत पसंद करते थे। अलबत्ता जुगनू के मशवरे के बगैर कोई फैसला भी इसके लिए मुमकिन नहीं था। आज क्या खाओगे से लेकर आज की पहनूं तक सभी कुछ जुगनू की मर्ज़ी से होता। जानिया जुगनू के मूड के मुताबिक चलती, इसकी आंखों का इशारा समझती, कभी कभी खुद भी मुस्तजब भी हो जाती। कहाँ था अब तक ये सब इतना ढेर सा प्यार। इसे अब किसी और की ज़रूरत नहीं थी, वो तो सबको फरामोश करती जा रही थी। इसकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इन सब के बीच वो नंबर 1 जोड़ा रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो यहाँ के लोगों के मिजाज को समझ गई थी। जुगनू 3 रोज़ के लिए किसी मीटिंग में गया था और एक एक लम्हा उंगलियों पर गिनते हुए गुजार रही थी। वो शिद्दत से जुगनू की वापसी की मुंतज़िर थी। जब वो अपने जुगनू को लेने एयरपोर्ट पर जाएगी तो वो कितना खुश होगा, ये सोच इसकी सोचों में हलचल मचा रही थी। लेकिन इसे ये 3 दिन नहीं गुजर रहे थे। शाम ढल रही थी जब डोरबेल बजी, तो वो ये सोचती हुई उठी कि कौन हो सकता है। इसने बिना पूछे दरवाज़ा खोल दिया तो सामने अरशद, जुगनू का कोलीग, खड़ा था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। इसके चेहरे पर फैली कशमकश देखकर वो बोला, मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा कि रुक कर खैरियत दरियाफ्त कर लूँ, कैसी हो। ये कहते हुए इसने अंदर आने की कोशिश की। देखिए प्लीज़, जुगनू घर पर नहीं है, आप इनके आने के बाद तशरीफ़ लाइएगा। जाने की आवाज़ मुअत्तल होने में एक लम्हा नहीं लगा था कि इसने फ़ौरन इसे रोका। मैं ठीक हूँ, लेकिन आपसे मज़ीद बात नहीं कर सकती, इसने कहकर दरवाज़ा बंद करना चाहता और अरशद ने दरवाजे के बीच में अपना हाथ रख दिया। मैं सिर्फ 2 मिनट तुमसे बात करना चाहता हूँ, बल्कि तुम्हारा भला चाहता हूँ। अगर तुम सुन सको तो जुगनू का और तुम्हारा भला हो जाएगा। ना जाने इसके लहजे में और अंदर में अंदाज में क्या था कि वो दरवाजे से हट गई। अरशद अंदर आ गया और लाउंज में सामने सोफे पर बैठ गया, जबकि जानिया दरवाजे के साथ वाले सोफे पर इससे बहुत फासले पर बैठ गई। कैसी हो तुम जानिया, सब ठीक तो चल रहा है ना।
जी सब ठीक है, लेकिन आप मुझे किस अंदाज में पुकार रहे हैं? आप मुझे भाभी या मिसेस जुगनू कहकर पुकार सकते हैं। वह हैरान सी इसके चेहरे को देखती रही। वो बहुत निक-सिक से तैयार होकर आया था। आई एम ओके अरशद भाई, तुम इतनी छोटी सी हो के तुम्हें दोनों रिश्तों से नहीं पुकार सकता। हाँ, तुम्हारा नाम लिया जा सकता है और बस सिर्फ ओके। अरशद बोला, तुम जैसी खूबसूरत हसीन लड़की के मुंह से भाई कहना सूट नहीं करता। तुम तो घर में बैठकर अपना हुस्न बर्बाद कर रही हो। बाहर निकलो, दुनिया बहुत हसीन है और फिर देखो कैसे लोग हाथों हाथ लेते हैं। वो शस्त्र रह गई। फिर इसने कहा, आप अब आप जाइए, फिर मुलाकात होगी जुगनू की मौजूदगी में। तो मेरी बात सुनो, मैं पता नहीं क्यों तुम्हारे मुतालिक सोचता हूँ और उससे भी कहता हूँ कि तुम्हें अच्छी तरह जानने की कोशिश करनी चाहिए। वो एक गुड़िया की तरह आती है और खामोश बैठी रहती है और चली जाती है। कैसी ज़िंदगी है इसकी। जानिया आंखों की तरह मुँह खोले इसकी बात सुनती और मुँह तकती रही। वो जवाब ना पाकर खामोश हो गया और इसकी तरफ देखने लगा। फिर इसने धीमी आवाज़ में कहा, जुगनू तुम्हारे लायक नहीं है। तुम बहुत स्वीट, बहुत सादा लड़की हो, मासूम लड़की हो। मैं समझता हूँ तुम इसके साथ खुश नहीं हो। तुम इसे छोड़ भी सकती हो। कोई मर्द भी तुम्हारा साथ पाकर खुद को खुशकिस्मत समझेगा। जानिया का मुंह खुला फिर बंद हो गया। आशा अब थोड़ा सोफे से नीचे सरक आया और इसको देखकर बोलना चाहा, मगर इससे पहले जानिया ने बहुत गुस्से आदर दर्जा नागौरी से कहा था, अरशद भाई, मुनासिब यही रहेगा कि आप मेरे घर से चले जाएं, वरना मैं सारे अदब आदाब भूल जाऊंगी। और आपको ये इजाज़त किसने दी कि आप मेरी खुशगवार ज़िंदगी में बदगुमानियों के कंकर फेंकें? आज जुगनू के दिल में मेरे लिए बुराई पैदा हो और आपका काम आसान हो जाए। मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहती, प्लीज़ जाइए अब। इसने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए जाने का कहा, मगर वो अरशद ही क्या जिस पर किसी बात का असर हो जाता। वो तो जिस मकसद के लिए आया था वो तो इसे करना ही था। इसे जानिया बहुत पसंद आई थी। जिस दिन से इसने जानिया को देखा था इसकी नींदें हराम हो गई थी। वो दिन रात इसकी कोशिश में था कि जानिया से अकेले में मुलाकात हो जाए तो वो इसे काहिल कर सकता है और इसे अपनी ज़िंदगी का साथी बना लेगा। वो भी तो ऐसी लड़की की तलाश में था। बीवी बच्चों के होते हुए भी वो कितनी लड़कियों की ज़िंदगी तबाह कर बैठा था और अब जानिया इसका शिकार थी। मगर ये भूल बैठा था कि वो मासूम से चेहरे वाली कभी इसके लच्छेदार बातों में नहीं आएगी और ना ही अपनी ज़िंदगी तबाह करेगी, बल्कि ऐसे करने वालों का मुंह तोड़कर रख देने वालों में से थी। वो गैर मर्द का साया भी अपने लिए गुनाह समझती थी। वो जानिया की बातों को नज़रअंदाज करते हुए बोला, क्या आज रात में यहाँ रुक जाऊँ? मैं उम्र में तुमसे बड़ा ज़रूर हूँ, मगर आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने क्या समझा है मुझे? एक बाइज़्ज़त घराने की बेटी और बाइज़्ज़त घराने और शौहर की ही बीवी हूँ। इससे पहले कि मैं कोई रिएक्शन लूँ, आप निकल जाइए मेरे घर से। ये मेरा घर है, कोई फांसी का अड्डा नहीं है। मैं रुक सकता हूँ ना? अरशद ने जैसे इसकी कोई बात सुनी ही नहीं थी। निकल जाइए मेरे घर से, जाइए। जानिया ने गुस्से से चीखते हुए कहा और इसके चेहरे को देखा। इसके चेहरे पर जो मलतजी अंदाज में था, इसमें और इसके आगे बढ़ने के अंदाज में कोई लर्जिश नज़र नहीं आ रही थी। जानिया के दिल में बेतरा का एक नामालूम सा खौफ छा गया। वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हट गई। खुदा के लिए आप मेरे घर से निकल जाइए, वह थरथराई आवाज़ में बोली। जानिया, तुम जुगनू को नहीं जानती हो। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ऐसी ज़िंदगी दूंगा और जुगनू का असल रूप। प्लीज़ गेट आउट। वो कहती हुई इस दूसरे कमरे की तरफ भागी और अंदर से दरवाज़ा बंद करने के बाद अपनी आवाज़ में सख्ती पैदा करके ज़ोर से बोली, प्लीज़ चले जाइए यहाँ से। जा रहा हूँ, माफ़ करना तुम्हें डिस्टर्ब किया। हाँ, आइंदा कभी मेरी ज़रूरत महसूस हो तो मालूम ही है तुम्हें मालूम ही है कि मैं कहाँ मिल सकता हूँ। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो इसने खिड़की खोलकर बाहर देखा। अरशद अपने पुरअतमाद चाल के साथ सड़क पर जा रहा था। जानिया बेड पर गिर पड़ी। जो कुछ भी हुआ था सब अचानक ही हुआ था। इसकी समझ में कोई वजह नहीं आ रही थी। बात किससे करने की नहीं थी। इसने आंखों से बहते आंसू पोंछे और उस उठकर सारे घर की लाइट्स ऑन कर दी और सब खिड़कियां बंद कर दी। और फिर इसे एहसास हुआ कि इस सर्कल में जितने भी घर हैं सभी एक दूसरे से खासे दूर हैं। खुदा ना करे कि अगर किसी को कुछ हो जाए तो दूसरे को खबर भी ना हो। वो इतने बड़े घर में अकेली थी। इसे ज़रा सा होश आया तो इसने जुगनू को कॉल की, मगर इसका नंबर एंगेज जा रहा था। 2-3 बार दोबारा ट्राई की, मगर बार बार एंगेज ही मिला। इसने मोबाइल बेड पर फेंक दिया और घुटने मोड़ कर बैठ गई और इनमें सिर्फ एक सर देकर रोने लगी। जुगनू, वापस आ जाओ प्लीज़, प्लीज़ आ जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है इस तन्हाई से। इतने बड़े घर में अकेली हूँ मैं। आप जानते हो कि मैं आपके सीने पर सर रखकर सोने की आदी हूँ और अब वो हिचकियों के साथ रोने लगी। जुगनू, आ जाओ, जल्द लौट आओ।
इतने में मोबाइल की बेल हुई तो वो दीवानों की तरह मोबाइल पर लपकी थी और कॉल रिसीव करते ही वो धुआंधार रो पड़ी, जुगनू जुगनू। जानिया जानिया, क्या बात है, क्या हुआ है, रो क्यों रही हो, कुछ तो बताओ तो सही। वह दिन दर्जा परेशान हो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि जानिया को क्या हुआ है। जानिया, कुछ बताओगी या नहीं? इस बार जुगनू ने गुस्से से कहा, बस आप आ जाओ, अभी आ जाओ, प्लीज़ लौट आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ बताओगे नहीं? हुआ क्या है आखिर? बस अकेले में बहुत खौफज़दा हो गई हूँ। बस आप आ जाओ जुगनू, आ जाओ, अपनी जानिया को अपने सीने से लगा लो, छुपा लो खुद में। वो ज़ारो-कतार रो रही थी और बस इसे लौट आने के लिए कह रही थी। वो बहुत परेशान हो गया था और इसने इसी लम्हे मीटिंग कैंसिल करके वापस जाने का इरादा बांध लिया था। ठीक है जानिया, मैं अभी कुछ देर में निकलता हूँ, तुम रोना बंद करो प्लीज़, तसल्ली रखो, कुछ नहीं होगा, आ रहा हूँ मैं, बस हौसला रखो। इसने जानिया को तसल्ली देते हुए प्यार से समझाया, अपना ख्याल रखना, आ रहा हूँ मैं, अल्लाह हाफिज़। इसने कॉल ड्रॉप करना चाही तो जानिया की आवाज़ पर रुक गया। जुगनू, जी जानिया बोलो, जल्दी आ जाना, इसने रोती बिसौती आवाज़ में कहा। ओके, तुम बस तैयार हो जाओ, तुम्हारी थकन दूर हो जाएगी तुम्हें देखकर। ठीक है, इसने कहा और उसकी वापसी का इंतज़ार करने लगी।